हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्क्रूटनी किए हुए क्वेश्चंस हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जहाँ जिस एग्जाम में ये सिलेबस में है, वहाँ से पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। और अपने यूपी पीसीएस जे के जीके पोर्शन में इसको रखा गया है। तो सीधा सा मतलब है कि इस अधिनियम की सामान्य जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो सामान्य जानकारी से संबंधित जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके मैंने ये कलेक्शन बनाया है छोटा सा। उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो अधिनियमित किया गया था उसकी डेट आपको याद रखनी है, 13/9/2005। इस डेट में महामहिम ने इस अधिनियम में साइन किया था। साइन करते ही यह एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और भारत सरकार ने इसे 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। और उस समय तो जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अब शामिल है। तो यह एक्ट भी संपूर्ण भारत में लागू है। ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि सामान्य जानकारी के हिसाब से ये डेट्स भी आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो एक बार सर्च करके प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो ये बहुत बार पूछी गई धारा है। तो धारा 9 याद रखिएगा, ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, अधिनियम की कौन सी धारा बंद कमरे में होने वाली कार्रवाई से संबंधित है? तो ये बंद कमरे को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद कमरे को याद रखिएगा। और बंद कमरे का नंबर है 16। इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। बंद कमरे का नंबर है 16, यानी कि धारा 16 बंद कमरे में होने वाली कार्रवाई से संबंधित है। अधिनियम की धारा 26 का संबंध है। तो अधिनियम की धारा 26 का संबंध अन्य वादों और कानूनी कार्रवाइयों से राहत दिलाने वाली ये धारा है। तो अन्य वादों और कानूनी कार्रवाइयों में राहत दिलाने की धारा है 26। तो धारा 26 को याद रखिएगा। ये सीधे सीधे यही पूछेगा कि धारा 26 किससे संबंधित है, वो ये नहीं देगा। तो धारा 26 का मतलब राहत शब्द याद रखिएगा। धारा 26 का मतलब राहत, वो भी कानूनी कार्रवाई से। तो आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझे घर में रहने का अधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया गया है? तो आप ये समझिए, घर में 17 लोग रहते हैं। इस तरह से इसको आप याद कर लीजिए। घर में 17 लोग रहते हैं, तो धारा 17 में साझे घर में रहने का अधिकार है। ये साझे घर, तो साझे घर में रहने का अधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया गया है? ये अधिकार है
तो आपको याद रखना है साझे घर में 17 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि धारा 17 में साझे घर में रहने का अधिकार प्रदान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इस अधिनियम का ये पूरा नाम है, के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। तो घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, ये पूरी लाइन लिखी मिलेगी ज्यों का त्यों। दुखी व्यक्ति द्वारा, सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति दुखी होगा, और चूंकि अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है तो घरेलू हिंसा से दुखी होगा और दुखी होकर के उसकी शिकायत करेगा, लेकिन शिकायत वो विहित रूप में करे जैसा इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है, उसके अनुसार यदि वो शिकायत करता है तो इसका मतलब वो उसकी जो शिकायत है वो सही है। तो दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, तो ये जो विहित रूप से की गई रिपोर्ट है वो घरेलू घटना की रिपोर्ट मानी जाती है। घरेलू नातेदारी से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी नातेदारी से है। अब वो पूछ रहा है किस तरह की नातेदारी से है। घरेलू नातेदारी से अभिप्रेत दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी नातेदारी से है जो किसी भी समय संयुक्त कौटुंबिक गृह में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये समरक्तता विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण के माध्यम से संबंधित है। तो पहला संबंध है कि वो संयुक्त रूप से एक ही कौटुंबिक गृह में निवास करते हों या कर चुके हों। दूसरा, वो जो भी व्यक्ति हैं वो सारे समरक्तता विवाह या फिर दत्तक ग्रहण के माध्यम से संबंधित हो, या तो उनमें समरक्तता हो या उनके बीच विवाह या फिर दत्तक ग्रहण के माध्यम से वो संबंधित हो, वो भी नातेदार माने जाएंगे। किसी भी समय संयुक्त कौटुंबिक गृह में एक साथ रह चुके वो भी नातेदार माने जाएंगे। दूसरा, संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य हों, ये सारे के सारे घरेलू नातेदारी से संबंधित होते हैं, ये सारे के सारे। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको ये 3 में से तीनों देगा, चौथा देगा उपर्युक्त सभी, या फिर वो कोई एक देगा 3 गलत देगा। वो आपको परीक्षा के समय ही देखना है स्थिति क्या है और आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो घरेलू नातेदारी से संबंधित है वो व्यक्ति जो किसी भी समय संयुक्त रूप से कौटुंबिक गृह में एक साथ रहते हों या रह चुके हों, पहला। दूसरा, समरक्तता विवाह या फिर दत्तक ग्रहण के माध्यम से वो आपस में संबंधित हों। और तीसरा ये कि संयुक्त परिवार के रूप में वो साथ साथ निवास करते हों या पारिवारिक सदस्य हों। ये सारे के सारे घरेलू नातेदारी से संबंधित माने जाते हैं। अगला सवाल है, अधिनियम की घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा मजिस्ट्रेट के 5 कर्तव्य हैं। इस तरह से धारा 5 आपको याद रह जाएगी। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित धारा है 5। तो आप चाहे इस तरह से याद रखिए कि मजिस्ट्रेट के 5 कर्तव्य हैं घरेलू हिंसा में, या फिर सेवा प्रदाता 5 लोग हैं, ऐसा आप करके इस धारा को याद रख सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का वर्णन धारा 5 में किया गया है। अगला सवाल है, अधिनियम की धारा 12 संबंधित है। तो धारा 12 मजिस्ट्रेट का आवेदन से संबंधित है। तो धारा 12 को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को 12 आवेदन करने पड़ते हैं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मजिस्ट्रेट को 12 आवेदन करने पड़ते हैं, इसका मतलब है अधिनियम की धारा 12 मजिस्ट्रेट के आवेदन से संबंधित है। याद करने का ये एक टेक्निक है। अगला सवाल है, अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश से अभिप्रेत है। तो संरक्षण आदेश से अभिप्रेत है धारा 18 में किया गया आदेश।
तो इसको आप याद रखिए, 18 लोग घरेलू महिला की संरक्षण करते हैं, महिला का संरक्षण करते हैं। इस तरह से आप याद रखें कि 18 लोग महिला का संरक्षण करते हैं। तो अधिनियम की धारा 18 में संरक्षण आदेश धारा 18 में दिया गया है। तो ये धारा 18 आपको इस तरह से याद रखनी है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में महिला का संरक्षण 18 लोग करते हैं या 18 व्यक्ति करते हैं, यानी कि धारा 18 अधिनियम में संरक्षण आदेश दिया गया है। अगला सवाल है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो इसका पूरा नाम है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कहने का मतलब यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है 14, 15 और 21। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा अधिनियम। तो इसमें आपको याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करता है। तो आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 21 महिलाओं का संरक्षण करते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 21 महिलाओं का संरक्षण करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। वो या फिर आपका कोई अपना तरीका हो सकता है, आप उससे अपने तरीके का इस्तेमाल करें। जिन्होंने कोई तरीका नहीं बनाया है वो, उनको यदि मेरा तरीका ठीक लगता है तो इसको अपना सकते हैं या फिर अपना कोई तरीका याद करने का सोच सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार, तो आप देखिए अब संपूर्ण भारत में है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। तो अब समस्त भारत में ये प्रवर्तनीय होगा। तो सीधी सी बात है, ये अधिनियम संपूर्ण भारत में या समस्त भारत में लागू होता है या इसका विस्तार है। और इसके अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होता है, ये आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होता है और यह अधिनियम भी समस्त या संपूर्ण भारत में लागू होता है। अगला सवाल है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। तो सक्षम न्यायालय से कौन अभिप्रेत है? यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि किनके द्वारा दिया गया आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। तो सक्षम न्यायालय बनाया गया है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, सिटी होती हैं, वहाँ पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही हैं। तो जो सक्षम न्यायालय होते हैं वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है मेट्रो सिटियों के अंतर्गत। तो ये दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ये आप अपना देख लीजिएगा, जैसा भी आपका प्रश्न आपके सामने हो। तो सक्षम न्यायालय, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय कौन है? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सक्षम न्यायालय हैं और इनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होता है। अगला सवाल लेते हैं, अधिनियम के अनुसार प्रत्यार्थी से अभिप्रेत है कोई वयस्क पुरुष। अधिनियम के अंतर्गत या अधिनियम के अनुसार प्रत्यार्थी से अभिप्रेत है कोई वयस्क पुरुष। कैसा वयस्क पुरुष? जो दुखी व्यक्ति के साथ, ये इसमें भी 3 पॉइंट हैं, तीनों आपको याद रखना है। दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, यानी कि प्रत्यार्थी कोई भी हो सकता है इनमें से। जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है वो प्रत्यार्थी हो सकता है,
वैक्स होना चाहिए उसे। तो कोई भी वैक्स पुरुष जो दुखी व्यक्ति के साथ, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, घरेलू रिश्तेदारी में रह चुका है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो घरेलू रिश्तेदारी में रह सका है, दुखी व्यक्ति के घरेलू रिश्तेदारी में रह चुका है, प्रत्यार्थी हो सकता है। या फिर कोई वैक्स पुरुष जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति को इस अधिनियम में सहायता चाहिए। तो कोई वैक्स पुरुष जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता चाहिए, वो भी प्रत्यार्थी हो सकता है। तो इस तरह से प्रत्यार्थी के 3 कैटेगरी हैं जो आपको याद रखना है। पूछ रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी कौन हो सकता है। तो कोई भी वैक्स पुरुष जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, या फिर कोई भी वैक्स पुरुष घरेलू रिश्तेदारी में रह रहा है वो भी, या फिर कोई वैक्स पुरुष जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता चाहिए, वो सारे के सारे प्रत्यार्थी हो सकते हैं। तो ये तीनों प्रत्यार्थी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत है धारा 19। तो धारा 19 में दिया गया आदेश को ही हम निवास स्थान आदेश कहते हैं। इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि निवास स्थान में 19 लोग रहते हैं। निवास स्थान में 19 लोग रहते हैं। 19 धारा 19 निवास स्थान आदेश से संबंधित है। तो धारा 19 में जो भी आदेश किया जाएगा उस आदेश को निवास स्थान आदेश कहा जाएगा। तो निवास स्थान में 19 लोग रहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, या आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनी आदेश क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धनी आदेश क्या है। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति, मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यार्थी को दिया गया आदेश धनी आदेश कहलाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसने जो भी अपने व्यय और उसने जितनी भी पीड़ाएं सही हैं, जो भी हानियों को सहन किया है, उन सब की भरपाई करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी आदेश प्रत्यार्थी को दिया जाता है उस आदेश को धनी आदेश कहते हैं। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कोई आश्रय गृह के रूप में सूचित किया जाएगा। तो कोई भी स्थान जो आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तो ये काम राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार द्वारा ही अधिसूचित किया जाएगा। सामान्य सी बात है, वैसे भी आप समझ सकते हैं इसको कि ये राज्य सरकार का ही कार्य है और अधिसूचना जारी करना भी राज्य सरकार का काम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक से अभिप्रेत है। ये बालक से अभिप्रेत है। तो बालक से अभिप्रेत है का मतलब हुआ कि उसने 18 साल की उम्र तो भी पूरी नहीं करी, तभी तो उसे बालक कह रहे हैं। तो जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह बालक है। एक बात तो ये। दूसरा, इस बालक में दत्तक भी शामिल है, यानी कि अगर कोई ऐसा भी बालक है जिसको दत्तक लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है और 18 वर्ष से कम है, वो भी इसमें शामिल है। या फिर इसमें वो भी बालक शामिल है जो विमाता से उत्पन्न है, सौतेला, यानी कि सौतेला बेटा भी इसमें शामिल है, सौतेला अथवा पोषित बालक भी इसमें शामिल है। तो ये विमाता से उत्पन्न, सौतेला और ये पोषित और सौतेले में फर्क होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा कि
पोषित और सौतेला, ऐसे याद रख लो। तो बालक से अभिप्रेत इस अधिनियम के लिए खास तौर से बालक से अभिप्रेत है जो 18 वर्ष की आयु का नहीं है या 18 वर्ष से आयु से कम आयु का है। दूसरा, इस बालक के अंतर्गत दत्तक भी शामिल है। इस बालक के अंतर्गत सौतेला पुत्र यानी कि विमाता से उत्पन्न बालक, लड़का अथवा पोषित बालक भी शामिल है। तो इस तरह से बालक की परिभाषा में इस अधिनियम के अंतर्गत इन सबको शामिल किया गया है। तो इन और ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो तीनों ही मिलेंगे, तभी इसमें गलती होगी। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, 18 वर्ष से कम का होना चाहिए और दत्तक भी अगर है तो भी शामिल हो जाएगा, सौतेला है या पोषित है वो भी शामिल हो जाएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा, जुडिशियल एग्जाम वॉचर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है। तो अभिरक्षा आदेश धारा 21 के अंतर्गत मंजूर किया जाता है। तो धारा 21 के अंतर्गत मंजूर किया गया कोई आदेश अभिरक्षा आदेश कहलाता है। तो अभिरक्षा आदेश धारा 21 याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस अधिनियम की अभिरक्षा में 21 लोग लगे हैं या इस अधिनियम की अभिरक्षा में 21 लोग खड़े हैं, कैसे भी आप लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। घरेलू हिंसा अधिनियम में अभिरक्षा आदेश का मतलब है धारा 21 के अंतर्गत मंजूर किया गया आदेश, और धारा 22 में प्रतिकर का आदेश है। तो अभिरक्षा 21 प्रतिकर 22, अभिरक्षा 21 प्रतिकर 22 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। प्रतिकर आदेश का प्रावधान धारा 22 में इसी अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर आदेश, और वो धनी आदेश है वो आप याद रखिएगा। धनी आदेश क्या है, ठीक, निवास स्थान आदेश क्या है 19 वाला, वो याद रखिएगा। और इसमें जो अभिरक्षा है 21 में, प्रतिकर है 22 में, ऐसे आप उसको थोड़ा सा तारतम्य बना लीजिएगा। सेक्शन ज़्यादा नहीं है, 37 सेक्शन है इस एक्ट में, और 37 में से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को इसमें मैंने शामिल किया है। अगला सवाल है, अधिनियम में कुल कितनी धाराएं तथा अनुसूची हैं, ये पूछा गया है। तो अधिनियम में कुल 37 धाराएं हैं और अनुसूची एक भी नहीं है। तो ये आप लर्न रखिएगा, अनुसूची नहीं है। तो इसमें कोई भी अनुसूची नहीं है, सेक्शन 37 है। क्वेश्चन बहुत ही हल्का लग रहा है, लेकिन जब पूछ लिया जाता है और एकदम से दिमाग में नहीं आता तब पता चलता है क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जोड़ों का औसत प्रतिशत क्या है। तो औसत प्रतिशत 20 है, ये आप याद रखिएगा। 20% जोड़े ही ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट करते हैं। अंतिम सवाल है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 23 प्रदान करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 23, और इसमें अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति है मजिस्ट्रेट को। तो अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को धारा 23 में है। यह धारा 23 अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे
छोटे से वीडियो में डालने की कोशिश की है। थोड़ा सा समय मैंने इसलिए लिया है कि आपके पास समय नहीं है। तो अगर एक बार भी आप वीडियो सुन लेंगे ध्यान से, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब अगर ये आपको वीडियो ठीक लग रहा है, समझ आया है, और ऐसे ही मैं वीडियो देता हूँ, बनाता हूँ अपने चैनल में तैयारी के लिए, तो अगर आपको ठीक लगता है कि वीडियो हेल्प करेंगे, चैनल हेल्प करेगा, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।